हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम जाप का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसका मॉड्यूल बी चैप्टर 17 विच इज मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज बैंक इंटरेस्ट रेट्स, इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जो बैंक्स हैं वो क्या इंटरेस्ट रेट्स अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि होम लोन का भाई इतना होगा, कार लोन का इतना होगा, ये लोन का इतना होगा, इस लोन का इतना होगा? क्या वो अपने हिसाब से ये सारे इंटरेस्ट रेट सेट कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो बैंक के इंटरेस्ट रेट्स का कुछ बेसिस होता है और वो बेसिस एक्चुअली जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो डिसाइड करके इस चीज को जो है बैंक्स को कम्युनिकेट करता है। और ये जो इंटरेस्ट रेट्स हैं आज के डेट में अगर हम देखें, जो बेसिस है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रांसमिशन के लिए ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है सर, इसका क्या मतलब है? मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो देखी जाती है एंड वेरी की जाती है वो है रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट, बट रेपो रेट को वेरी किया जाता है। तो अगर ये जो इंटरेस्ट रेट्स है ये रेपो रेट से लिंक्ड हैं और अगर रेपो रेट वेरी होता है और रेपो रेट वेरी होने पर अगर लिंक्ड है तो बैंक इंटरेस्ट रेट भी वेरी होगा। तो ऐसे में जो ट्रांसमिशन है, रेपो रेट में वेरिएशन है, वो फटाफट से हमारे इकोनॉमी में ट्रांसमिट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ बैंक इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। पहला तो ये कि इंटरेस्ट रेट्स डायरेक्टली वो सेट नहीं कर सकते, दूसरी बात ये कि एक्चुअली ये जो बैंक इंटरेस्ट रेट्स है ये जो रेपो रेट है एंड मॉनेटरी पॉलिसी है उसके ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। तो लेट अस सी व्हाट आर द बेसिस ऑफ बैंक इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, तो ये जो सेशन है दिस इज पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन सीरीज, जहां पर हम एक टॉपिक को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं एंड कुछ एमसीक्यूज आपको होमवर्क में मिलते हैं जिसको थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड अगर सेशन आपने अच्छे से सुन रखा है तो आराम से आप आंसर कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने, एंड ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि जैब एग्जाम में पूछे गए हैं और उसी पैटर्न में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? सो लेट अस क्विकली बिगिन। तो ये मेन थिंग यहाँ पर है बैंक इंटरेस्ट रेट्स का कि ये जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो सबसे पहले, सबसे इनिशियली जो एक ये कहा गया था कि ये बेसिस बनेगा बैंक इंटरेस्ट रेट्स का, दैट वाज द बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट बीपीएलआर। ठीक है, देन बेस रेट आया, बीपीएलआर को हटा के बेस रेट इसको लाया गया। देन एक इंटरनल बेंचमार्क दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। तो ये एक इंटरनल बेंचमार्क यानी कि बैंक अपने हिसाब से डिसाइड कर रहा है कि ये कंपोनेंट्स में कितना कितना खर्च हो रहा है, उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट को सेट कर रहा है। अब इंटरनल बेंचमार्क में बैंक अपने आप से डिसाइड कर रहा है, तो आरबीआई का यहाँ पर ज्यादा कंट्रोल नहीं है। एंड जब अपने आप से डिसाइड करता है तो जो मेन एम है ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स, मेन यानी कि सेकेंडरी एम है, ऑब्वियसली फर्स्ट एम इज लोन्स के ऊपर प्रॉफिट कमाना। दूसरा एम है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो ट्रांसमिट हो, वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि बैंक अपने हिसाब से सेट कर रहा है, रेपो रेट से ज्यादा लिंकेज नहीं है, तो हाउ विल इट गेट ट्रांसमिटेड, है ना? तब ये इंटरनल बेंचमार्क को हटाकर एक एक्सटर्नल बेंचमार्क को लाया गया। एक्सटर्नल बेंचमार्क यानी कि भाई आपका जो इंटरेस्ट रेट है डायरेक्टली रेपो रेट से लिंक्ड होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कैसे डायरेक्टली लिंक्ड है ये रेपो रेट से, और फिर रेपो रेट में जब चेंजेस किए जाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में वेरिएशन लाया जाता है, तो दैट रिफ्लेक्ट्स एंड ट्रांसमिट्स इनटू द इंटरेस्ट रेट्स एंड डायरेक्टली इनटू आवर इकोनॉमी। ठीक है, तो वो चीज है। तो ये ब्रॉड जो कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आ गया है। नाउ स्पेसिफिकली ये जो बेंचमार्क्स है इनके बारे में हम फटाफट से देख लेते हैं, यानी कि जो बेसिस है जिनके ऊपर इंटरेस्ट रेट्स एक्चुअली डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल बीपीएलआर के थ्रू एक फॉर्मूला है एंड उसके थ्रू ये निकाला गया कि हाँ, जो होम लोन है उस पे 8% का इंटरेस्ट रेट जो है लेना चाहिए क्योंकि इतना इतना खर्च हो रहा है। तो इस पर बैंक जो है अपना खुद का स्प्रेड, ठीक है, स्प्रेड यानी कि थोड़ा सा एडिशनल इंटरेस्ट जो है वो ऐड करता है, उसे स्प्रेड कहते हैं। तो बैंक 2% एक्स्ट्रा इसमें ऐड करके ये कहेगा कि हाँ, होम लोन जो है 10% का इंटरेस्ट रेट इस पर मैं लूंगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज द वे इन विच ये डिसाइड होता है। अब आज के डेट में अगर रेपो रेट जो है वो आ गया है, लेट्स से रेपो रेट 4% है, तो इस पे एडिशनली बैंक 6% या फिर कुछ ऐड करके अपना स्प्रेड ऐड करके
ये कहेगा कि हाँ भाई 10% जो है ये होम लोन्स का इंटरेस्ट रेट है। तो अभी रेपो रेट अगर चेंज होगा तो फटाफट से बैंक का इंटरेस्ट रेट भी चेंज होगा, तो रेपो रेट 3% हो जाएगा। तो अगर बैंक स्प्रेड को वेरी नहीं करता है, तो बैंक जो है स्प्रेड को वेरी करता है मोस्टली, बट इस पे भी लिमिट्स लगाए गए हैं, तो स्प्रेड को वेरी नहीं करता है। तो 3 + 6 दैट इज 9%। तो ये चीज एक्चुअली वेरिएशन ला रही है इन द इंटरेस्ट रेट। और अगर लोन्स का इंटरेस्ट रेट कम होगा तो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेंगे एंड देन ग्रोथ को प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रोथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में डायरेक्टली जो है आरबीआई रेपो रेट को वेरी करते ही उस चीज को फटाफट से ट्रांसमिट होता हुआ देखेगी एंड वो जो भी एम है मॉनेटरी पॉलिसी का वो फुलफिल होगा। तो दैट इज द थिंग। तो यहाँ पर बीपीएलआर इज वन ऑफ द बेस, फटाफट से देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। लेंडिंग रेट जो कि बैंक्स चार्ज करते हैं। अब बेस रेट का मतलब क्या है, मैक्सिमम इंटरेस्ट जिसके अबव जो है बैंक बिलो विच इट कैन नॉट लेंड। ठीक है, तो ये एक मैक्सिमम इंटरेस्ट है और इसके नीचे एक्चुअली बैंक जो है लोन्स नहीं दे सकता। फॉर एग्जांपल बैंक लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इससे नीचे जो है बेस रेट से भी नीचे जो है इंटरेस्ट रेट लगाकर फटाफट से लोन दे देता है, तो वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ऐसे लोग वापस पेमेंट भी सही से नहीं करेंगे, तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो इससे नीचे बैंक जो है अपना इंटरेस्ट रेट सेट नहीं करेगा। तो दैट इज व्हाट इज बेस रेट एक्सेप्ट इन केसेस जहां पर आरबीआई अलाउ कर रहा हो। अब तीसरी चीज यहाँ पर है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट कितना कितना लग रहा है आपको ये पर्टिकुलर लोन देने के लिए, तो उस चीज को अलग अलग कंपोनेंट्स के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है एंड उस कॉस्ट के ऊपर स्प्रेड ऐड करके इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये टेनोर लिंक्ड इंटरनल बेंचमार्क है। तो ये इंटरनल बेंचमार्क है, कैसे इंटरनल बेंचमार्क है वो हम आगे देखेंगे जब हम इसके कंपोनेंट्स को देखेंगे कि एमसीएलआर जो है ये कैसे कैलकुलेट होता है और इसके ऊपर स्प्रेड ऐड होता है फिर इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये एमसीएलआर के कुछ कंपोनेंट्स हैं, राइट। वो कंपोनेंट्स क्या क्या है वो देखेंगे अब। यहाँ पर इस पर्टिकुलर एमसीएलआर को एक्चुअली पब्लिश करना होता था बैंक्स को ओवरनाइट 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर के एमसीएलआर सबसे ज्यादा जो है पब्लिश होते हैं और ये पब्लिश करना पड़ता है। अब ये इंटरनल बेंचमार्क था, बैंक अपने हिसाब से डिसाइड करता था, तो इस ये ट्रांसपेरेंट नहीं था और साथ ही साथ ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड रेपो रेट जो है नहीं हो रहा था, तो इस वजह से एक एक्सटर्नल बेंचमार्क को लाया गया। अब अभी का जो बेसिस है दैट इज एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट ईबीएलआर। ठीक है, तो बैंक इंटरेस्ट रेट को एक्सटर्नल बेंचमार्क जो भी फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया लिमिटेड एफपीआईएल के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि दिस इज द बेंचमार्क और इससे आपको लिंक करना है, उस बेंचमार्क को हम एक्सटर्नल बेंचमार्क कह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज एक्चुअली आरबीआई के जनक राज इंटरनल स्टडी ग्रुप के द्वारा, ठीक है, एक इंटरनल स्टडी ग्रुप आरबीआई ने बनाया और उसके चेयरमैन जनक राज जी थे और इसने डिसाइड किया है कि हाँ इस तरीके से ये एक्सटर्नल बेंचमार्क विल बी द बेस्ट थिंग राइट नाउ। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको भी ट्रांसमिट होने में हेल्प करेगा, राइट। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर। नाउ मूविंग ऑन, यहाँ पर इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 2003 में, 2010 में, 2016, 2019। ठीक है, एम क्या है, ट्रांसपेरेंसी, करेक्ट प्राइसिंग ऑफ लोन्स, ये चीज है। अगेन यहाँ पर भी यही एम है, रिव्यू एंड पब्लिश जो है पब्लिकली किया जाता है बेस रेट को एंड देन बेस रेट से नीचे जो है इंटरेस्ट रेट को सेट नहीं करना है। ट्रांसपेरेंसी ये भी रिव्यू एंड पब्लिश जो है पब्लिकली किया जाता है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी एंड मेन एम जो ट्रांसमिशन का है, मॉनेटरी पॉलिसी के ट्रांसमिशन का, उस चीज को अकम्प्लिश करने के लिए एक्सटर्नल बेंचमार्क काफी अच्छा रोल निभाता है क्योंकि रेपो रेट से सारी चीजें लिंक्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। कंपोनेंट्स क्या क्या है, अगर बीपीएलआर की बात करें तो कॉस्ट ऑफ फंड्स, तो वो जो लोन है उसको लाने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, यानी कि सेविंग्स है, सेविंग्स पे आपको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ये सब। ठीक है, तो वो कॉस्ट ऑफ फंड हो गया। देन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, यानी कि पैसे को यहाँ से वहां ले जाना, वैन में डालना, यहाँ तिजोरी में रखना, ये सारे जो है ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है। मिनिमम मार्जिन टू कवर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को भी आपको जो है कवर करना होता है। जहां पर आप यानी कि बैंक जो है एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि रिजर्व्स को मेंटेन करते हैं, तो ये रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए तिजोरी चाहिए होगी, वहां पर ये रिजर्व्स मेंटेन हो रहे हैं। फिर ये रिजर्व जब मेंटेन हो रहे हैं वो बाहर नहीं जा रहे तो उनपे कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक्चुअली बैंक्स वसूलते हैं इन द इंटरेस्ट रेट।
तो दीज आर द थिंग्स कंपोनेंट्स जो हम डिस्कस कर रहे थे। अब बेस रेट के कंपोनेंट्स क्या है? अगेन कॉस्ट ऑफ फंड्स, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, मिनिमम मार्जिन टू कवर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, सेम, ठीक है, सेम है। बट एमसीएलआर के जो कंपोनेंट्स है ये दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, दिस बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट वन इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, यानी कि फंड्स का जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आपको निकालना होगा। देन नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर, तो सिमिलर थिंग यहाँ पर मिनिमम मार्जिन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का है, उसी चीज को एक्चुअली और डायरेक्ट वे में जो है यहाँ पर एड्रेस किया गया है। यानी कि कैश रिजर्व रेशियो एक रिजर्व है, इसको मेंटेन कहाँ पर बैंक्स करते हैं? आरबीआई में ये सारा पैसा दे देते हैं। तो अगर आप अपना पैसा किसी और को दे रहे हो, इसका मतलब यू शुड गेट सम इंटरेस्ट फ्रॉम देम ना। तो आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट सीआरआर पे नहीं देता, तो ये इंटरेस्ट एक्चुअली कस्टमर्स से वसूलते हैं। तो दिस बिकम्स अ कंपोनेंट ऑफ एमसीएलआर, ठीक है, एमसीएलआर का कंपोनेंट बन जाता है। देन ऑपरेटिंग कॉस्ट तो है ही है, साथ में टेनोर प्रीमियम, यानी कि कई बार जो बैंक्स है वो लॉन्ग टर्म लोन्स इनसे जबरदस्ती या फिर हम कहें कई स्कीम्स के थ्रू लिया जाता है और ये बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन्स देना पड़ता है। जब ये लॉन्ग टर्म लोन दे रहे हैं तो एक्चुअली इनका पैसा जो है काफी ज्यादा समय के लिए फंसा हुआ है, प्रॉफिट उतना ज्यादा शायद नहीं आएगा, बट देश की सेवा करने के लिए ये लॉन्ग टर्म लोन वगैरह जो है लिया जाता है, मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लिया जाता है ना लॉन्ग टर्म लोन। तो ये जो लॉस हो रहा है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लोन दे के बैंक्स को, जो पैसा फंस रहा है वहां पर और बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, तो उस चीज को भी ये जो है कस्टमर से वसूलते हैं और इंटरेस्ट रेट में ऐड करते हैं। तो दैट इज व्हाट दीज फोर कंपोनेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया है ये चार कंपोनेंट्स का मीनिंग। इनको आपको याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा रहा है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड टेनोर प्रीमियम, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिस क्या है? देखिए डायरेक्ट रेपो रेट बेसिस है। डायरेक्ट रेपो रेट पे आप जो है थोड़ा सा स्प्रेड ऐड करके अपना इंटरेस्ट रेट डिसाइड करोगे, दैट इज वन ऑफ द बेंचमार्क। द अदर बेंचमार्क इज गवर्नमेंट 3 मंथ ट्रेजरी बिल। तो लेट मी टेल यू, दीज ट्रेजरी बिल्स एंड ऑल आर आल्सो वेरी क्लोजली रिलेटेड टू रेपो रेट। देन गवर्नमेंट 6 मंथ ट्रेजरी बिल, और कोई और बेंचमार्क अगर एफपीआई लेकर आता है लेटेस्ट तो वो भी, ठीक है। सो दीज आर द बेसिस जिस पर बैंक के इंटरेस्ट रेट्स एक्चुअली डिपेंड करते हैं, राइट। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कुछ इश्यूज है इसमें जिसकी वजह से इनको रिप्लेस किया गया। ऑब्वियसली बीपीएलआर में कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं था, बैंक्स जो है बीपीएलआर से नीचे भी इंटरेस्ट रेट पर दे सकते थे। अब बेस रेट में एक सजेस्टिव फॉर्मूला दिया गया, बट बैंक्स मोस्टली उसे फॉलो नहीं करते। क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स को बेस रेट से नीचे भी वो इंटरेस्ट रेट पर लोन्स दे दिया करते थे उनको अट्रैक्ट करने के लिए। देन एमसीएलआर जो एक इंटरनल बेंचमार्क है, बैंक अपने हिसाब से ये सारे कंपोनेंट्स में कितना कितना होना चाहिए इंटरेस्ट, वो सब कैलकुलेट करता था। जो भी इंटरेस्ट आता था उसमें अपना स्प्रेड ऐड करो और फिर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट, तो ये सारा इंटरनल हो जाता है। देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, दैट इज व्हाई, ठीक है। तो इन चीजों की वजह से इसको रिप्लेस करके एक एक्सटर्नल बेंचमार्क को लाया गया। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर, जिसके बेसिस पर इंटरेस्ट रेट्स को डिसाइड किया जाता है। नाउ लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट एमसीएलआर comprises of which among the following, ठीक है। तो उसके कंपोनेंट्स क्या है वो पूछा जा रहा है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड और प्रीमियम। तो ये चारों ही जैसा कि हमने डिस्कस किया था और पार्ट ऑफ द एमसीएलआर, ठीक है। तो ये मई में पूछा गया 2023, सो यू शुड नो अबाउट दिस, यू शुड रिमेम्बर दिस, राइट। तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी डी, ओके। सॉरी मैं कर्सर को ढूंढ रहा था राइट। Which among the following is or are included in the external benchmarks which banks need to consider while fixing different interest rates, ठीक है। एक्सटर्नल बेंचमार्क सीबीएलआर के थ्रू एक्सटर्नल बेंचमार्क्स जो है उनमें क्या क्या आता है? रेपो रेट, 3 मंथ ट्रेजरी बिल, 6 मंथ ट्रेजरी बिल। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू आंसर, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आई होप यू विल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन. If you have any other queries, you can always call us on 8146207241, or you can drop a mail at hello@edutap.co.in. ठीक है, आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं बाय सेंडिंग अस अ मेल एट hello@edutap.co.in, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि सर सेशंस अच्छे हैं, सेशंस बहुत और आप इम्प्रूव कर सकते हो इन लाइंस पे, ऐसे ऐसे करके आप अपना फीडबैक दे सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू सो मच।